हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले क्रोज़े पर। प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप सभी के समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन विषय को लेकर उपस्थित हैं। हमारा आज का विषय है कक्षा 12 साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को लेकर के आज हम उपस्थित हैं, जिसका नाम है अशोक के फूल और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपका ये पाठ हर वर्ष हर पेपर में पूछा जाने वाला पाठ है। तो आज हम इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और इस पूरे पाठ के सभी गद्यांशों को हल करेंगे। ये पाठ प्यारे बच्चे आपके लिए अमृत पाठ है। मैंने राष्ट्र का स्वरूप आप सभी को पढ़ा दिया है, उसके सभी गद्यांशों को हल करा दिया है। राष्ट्र के स्वरूप के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी पाठ से गद्यांश पूछे जाते हैं तो वो है अशोक के फूल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ये पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप सभी के अब तक मिले सहयोग के लिए आप सभी को बहुत आशीर्वाद और लगभग सभी स्कूलों में विदाई समारोह आयोजित करके लगभग आप सभी की विदाई की जा रही है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के समक्ष आप सभी के हृदय में हमेशा हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी अपने बोर्ड परीक्षा में ठीक तरीके से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और जीवन में मंगलमय समृद्धि को प्राप्त करें। तो प्यारे बच्चे, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार और अमृत वीडियो है और आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे और 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना होगा। तो ये मान के चलिए कि ये जो गद्यांश मैं आपको कराऊंगा, ये जो 11 गद्यांश हम इसमें पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, इन 11 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आपके पेपर में जरूर होगा। इसलिए आप सभी प्यारे बच्चों से विनती है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश संख्या 1 से प्यारे बच्चे। तो हम सभी करते भी ऐसे हैं क्योंकि मैं पूरा पाठ न पढ़ा करके आपको आपके पीछे के जो गद्यांश दिए हुए जो आपके पेपर में आते हैं प्यारे बच्चे वही पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसी तरह का एक कोई गद्यांश आपके पेपर में होगा, इसी तरीके के प्रश्न होंगे और अगर आप ठीक तरीके से गद्यांश की व्याख्या समझ गए और उसके भावार्थ को समझ गए तो इन प्रश्नों का अगर आप जवाब दे ले जाते हैं तो आपको 10 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अमृत है। फिर से मैं बता दूं कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखेंगे प्यारे बच्चे। तो आइए गद्यांश सबसे पहले मैं आप के इन गद्यांश को सरल अर्थों में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे और नीचे के दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पूरे पाठ में जो है बहुत अच्छे तरीके से अशोक के फूल के प्रति भारतीय संस्कृति की प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी गद्यांश में फूल की बात आ जाए, किसी गद्यांश में अगर फूल की बात आ जाए, किसी गद्यांश में अगर लेखक चिंता व्यक्त कर रहा हो, किसी गद्यांश में अगर बात किया जाए कि लेखक बहुत परेशान हो तो वो गद्यांश आपका जो है वो अशोक के फूल है, ये बात आप ध्यान रखना। किसी गद्यांश में कवियों का जिक्र हो, है ना, पुस्तकों का जिक्र हो तो मान लीजिएगा कि आप अशोक के फूल के हैं। तो ये कोडवर्ड है आपको पहचानने के लिए, ये आप देखिएगा। तो प्यारे बच्चे, एक बार मैं इसकी सरल व्याख्या कर देता हूँ, उसके बाद नीचे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहली बात तो आप इस पाठ में समझ लीजिए कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे बच्चे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति साहित्य जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी
जो अशोक के फूल का महत्व था, जो आज भुला दिया गया है 2000 वर्ष बाद, उसके प्रति अपनी चिंता को व्यक्त किया गया है कि पहले अशोक के फूल की महिमा के साथ भारतीय संस्कृति भी बहुत फलती-फूलती रहती थी। लोग भारतीय संस्कृति में अपना सब कुछ देखते थे, लेकिन आज जब समय बदला, विज्ञान ने करवट बदली, तो आज निश्चित रूप से मनुष्यों ने संस्कृति को भुला दिया है और संस्कृति के साथ अशोक को भी भुला दिया है। इसी बात पर पूरे पाठ में लेखक अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चे, पहले गद्यांश में भी यही बात कही गई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय साहित्य में इसलिए जीवन में भी इस पुष्प मतलब अशोक के पुष्प का प्रवेश मतलब आना और निर्गम माने जाना या विलुप्त होना, ठीक है? प्रवेश माने आना और निर्गम माने विलुप्त होना। विचित्र मतलब अद्भुत, नाटकीय, व्यापार मतलब कार्य है, व्यापार का मतलब यहाँ से कार्य हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि भारतीय साहित्य में भी और हमारे जीवन में भी अशोक के फूल का आना और जाना दोनों एक नाटकीय कार्य रहा। यानी अशोक का फूल आया बड़ी महिमा के साथ और थोड़ी देर रहा, हमें मनोरंजन करता रहा, हमारी संस्कृतियों के बारे में बताता रहा। जिस प्रकार नाटककार अभिनय करते हैं स्टेज पे, थोड़ी देर बहुत मोहक कार्यक्रम दिखाते हैं, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार अशोक का फूल भी हमारी संस्कृति में आया, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता में आया और थोड़े समय वो मनोरंजन करता रहा, हमको आनंद देते रहा। हम जब तक हमारा स्वार्थ उसने पूरा किया, तब तक वो हमारे समक्ष रहा, हमारी दृष्टि में रहा और जब उससे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तो उसको लोगों ने भुला दिया और वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो यही बात इसमें लेखक कह रहे हैं। आगे कहते हैं लेखक कि ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। कहते हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व माने पहले, कालिदास के पहले भारतवर्ष मतलब भारत देश में इस पुष्प का कोई नाम भी नहीं जानता था। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं है कि कालिदास के पहले इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था, कोई अशोक के बारे में नहीं जानता था, ऐसा नहीं है। लेकिन कालिदास ने क्या किया? लेकिन कालिदास के काव्यों में, संस्कृत विद्वान है जो इनको श्रेष्ठ कवि कहा जाता है, कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा मतलब सुंदरता, सुंदरता सुकुमार मतलब सुकुमारता, शोभा, सुंदरता और सुकुमारता के भार को लेकर प्रवेश करता है, वो पहले नहीं था। लेखक इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो सम्मान कालिदास से अशोक को मिला, वो दूसरे किसी साहित्य में किसी भी कवि से नहीं मिला। आगे कहते हैं कि उसमें उसमें का मतलब किसमें? उस कालिदास के काव्यों में अशोक के प्रवेश में नववधु मतलब नई वधु जिसकी शादी हुई हो, तो नई वधु के गृह प्रवेश के भांति मतलब तरह शोभा है। यानी जिस प्रकार आप देखिए नई वधु आती है तो पूरे घर वाले उसको गृह प्रवेश करने से पहले बिल्कुल तिलक आरती करते हैं, बिल्कुल बड़ा सा सम्मान उसको अंदर लेते हैं, मतलब घर में प्रवेश कराते हैं, बड़ी सुंदरता होती है, बड़ा कोलाहल होता है, बड़ी संगीत होती है। तो वही कह रहे हैं कि अशोक के फूल को भी कालिदास अपने काव्यों में उसी नववधु के समान सुंदरता के साथ प्रवेश देते हैं। वो जो गरिमा, जो पवित्रता, जो सुकुमारता नई वधु के गृह प्रवेश में होती है, वही अशोक के फूल की कालिदास के ग्रंथों में थी। आगे कहते हैं प्यारे बच्चे, फिर एकाएक मतलब होता है अचानक। मुसलमानी मतलब यहाँ मुगल आप कह सकते हैं, मुसलमानी या मुगल कह सकते हैं। मुगल राज की प्रतिष्ठा मतलब उसकी स्थापना के साथ-साथ यह मनोहर मतलब मन को हर लेने वाला पुष्प। पुष्प मतलब अशोक का फूल, साहित्य के सिंहासन अर्थात साहित्यों में उसकी चर्चा नहीं की गई। साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया, अर्थात साहित्य में अशोक के फूल की जो महिमा थी, उसको बताना बंद कर दिया गया। नाम तो लेते थे मगर मगर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। कहते हैं लोग नाम तो लेते थे अशोक का, लेकिन जिस प्रकार बुद्ध का लेते हैं, विक्रमादित्य का लेते हैं, यानी जब अपने स्वार्थ की बात होती है तो लोग कह देते हैं हाँ वो भी कोई था। एक बार बात कर लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते। तो वही कह रहे हैं कि नाम अशोक के फूल का भी लिया जाता था, लेकिन नाम मात्र केवल कभी-कभी लिया जाता था, मतलब केवल उसको ये बताया जाता था कि एक कोई अशोक का फूल भी था। आगे लेखक कहते हैं कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व मतलब अद्भुत था। क्या था प्यारे बच्चे? अद्भुत था। कहते हैं कालिदास से जो अशोक को सम्मान मिला वो अद्भुत था। वह सुंदरियों के असिंजनकारी कार्य का आप अर्थ याद रखिएगा, पूछा जाता है। प्रेम अनुरागो उत्पादक भी कह सकते हैं या संगीतमय कह सकते हैं। इसका 2 अर्थ होता है, एक होता है अनुरागो उत्पादक और एक होता है संगीतमय। तो दोनों में से कोई आप लिख लेंगे क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा।
ठीक है? कहते हैं कि वह सुंदरियों के संगीत में नुपुर वाले, मतलब नुपुर को आप घुंघरू भी कह सकते हैं या पायल भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें बताया गया है कि वह सुंदरियों के संगीतमय नुपुरयुक्त चरणों के, चरणों मतलब पैरों के, या चरण भी अच्छा शब्द है, चरणों के मृदु आघात से फूलता था। आघात मतलब चोट से, फूलता मतलब खिल जाता था। देखिए समझ लीजिए थोड़ा अशोक कैसे खिलता था। तो इसमें लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि अशोक कैसे, अशोक में फूल आते थे। तो क्या होता था, जो सुंदरियाँ होती थीं वो अपने पैरों में आलता लगा करके, उसके बाद अपने चरणों में संगीतमय पायल को पहनती थी, नुपुर को पहनती थी, और उसके बाद जाकर अशोक के वृक्ष के नीचे अपने कोमल चरणों से उस पर चोट मारती थी। तो वो क्या होता था, ऊपर लाल-लाल फूलों का उल्लास आ जाता था, लाल-लाल फूल खिल जाते थे। यानी ये बिल्कुल अद्भुत था, चमत्कारिक था। हम सब यकीन नहीं कर पाएँगे, लेकिन ऐसा होता था, ऐसा लेखक ने, ऐसा कवि कालिदास ने भी माना है। इस प्रकार से होता था, जो कि आज के विज्ञान के दौर में ये मानना असंभव है कि भाई पैर के चोट से कोई फूल नहीं खिलता। लेकिन ऐसा साहित्यों में बताया गया है। तो आपको पेपर में अगर नंबर पाना है तो आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। बाकी आप विश्वास करें ना करें वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको नंबर पाना है कि अशोक का फूल कैसे खिलता था, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि वो सुंदरियाँ जब संगीत में पायल को पहनकर और उस अशोक के पेड़ के पास जाकर उस पर कोमल आघात अपने पैरों से चोट मारती थी, तब वो अशोक का फूल खिल जाता था। आगे कहते हैं कोमल कपोल। अब कोमल कपोल मतलब होता है कोमल गाल, गाल में कर्णावंतस। अब कर्णावंत मतलब कर्णफूल लिख सकते हैं, कर्णावंतस भी आप लिख लीजिएगा, इसको कर्णफूल कहा जाता है। इसका भी पूछ लिया जाता है कि कर्णावंतस का क्या होता है, कर्णफूल। तो कर्णफूल का मतलब समझिए, जैसे आज कान के लोग आभूषण पहनते हैं कान में, तो वही उस समय आभूषण नहीं था, तो सुंदरियाँ क्या करती थी कि अशोक के फूल को ही अपने कानों में कर्णफूल की तरह पहन लेती थी। झूलता था मतलब झूलता हुआ दिखाई देता था। और उनके चंचल, चंचल मतलब चंचल ही रहेगा, नील अलकों मतलब नीले बालों की, अचंचल मतलब स्थिर, शोभा मतलब सुंदरता को सौगुना बढ़ा देता था। यानी क्या करता था उसको, वो स्त्रियाँ क्या करती थी, अपने नीले बालों में लगाती थी, तब वो क्या करता था, उन स्त्रियों के जो अचंचल, जो अस्थिर रहने वाली शोभा थी, उसको सौ गुना अशोक बढ़ा देता था। यानी बड़े ही मोहक, बड़ी सुंदर लगती थी। आज भी जो साउथ प्रदेश हैं, साउथ में आज भी अशोक के फूल को बालों में लगाया जाता है। लेकिन वो अशोक का फूल नहीं होता, मोगरा और विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लगाए जाते हैं। लेकिन पहले के दौर में जब अशोक का फूल था, तो सुंदरियाँ उसे अपने बालों में लगाती थी, जिससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। तो प्यारे बच्चे, मैंने सरल व्याख्या आपको बता दिया है, समझा दिया अच्छे तरीके से। अब सबसे बड़ी बात जो होती है प्यारे बच्चे, वो गद्यांश के जो ये नीचे प्रश्न दिए होते हैं, वो आपको करना होता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपने व्याख्या को ठीक तरीके से समझा है, गद्यांश को ठीक तरीके से समझा है, तो बहुत आसानी से कर ले जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चे। बस अगर आपने ठीक तरीके से गद्यांश को पढ़ लिया है, तो आप कर ले जाएँगे। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको गद्यांश में ही छिपे हुए होते हैं, बस ढूँढने की आवश्यकता होती है, और मैं बताऊँगा कितने सरल तरीके से आप इनको जान सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे? पहले प्रश्न में पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए, तो मैंने शुरू में ही बता दिया है। शीर्षक मतलब होता है पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है अशोक का फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इस प्रकार लिख देना है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस प्रकार आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। आइए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता था? तो देखिए कितना आसान है, कितना सरल है। अब ये जो दूसरा प्रश्न है, अगर आप ये चीज़ मान लीजिए आप नहीं पहचान पाए, व्याख्या नहीं समझ पाए, तो आप कैसे ढूँढेंगे? तो उसका बहुत सरल तरीका होता है प्यारे बच्चे। उसका तरीका क्या होता है कि आप देखिए कि अशोक के पुष्प की बात कालिदास के महाकाव्य में किस लाइन में कही गई है। तो आप शुरू से एक बार पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं कि भारतीय साहित्य में इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का निर्गम और निर्गत दोनों विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व इस पुष्प का कोई नाम भी नहीं जानता था। कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? अब देखिए ये वाली लाइन जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में सारी बात आ जाएगी। उसमें उसमें नववधू के गृह प्रवेश के समान शोभा, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता है। यानी इसी बात को कही गई है, इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। तो व्याख्या अगर आपको ठीक तरीके से समझा होगा तब भी आप कर ले जाएँगे, और नहीं भी अगर किसी कारण समझ में आएगा तो बिल्कुल ऐसे आप ढूँढ सकते हैं। तो बताइए किस बात, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अशोक के पुष्प के कालिदास के महाकाव्य में नववधू
के गृह प्रवेश के भांति शोभा पाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। या पूरी लाइन आप उतार देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो बात आई समझ में, तो दूसरा भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगला कहा गया अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन पे उतार दिया गया। तो भाई देखिए साहित्य का सिंहासन कहाँ आया है, तो जैसे आप पढ़ेंगे साहित्य का सिंहासन एकाएक फिर मुसलमानी राज की प्रतिष्ठा के साथ इस पुष्प को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। तो आपको यही पूरी लाइन बिल्कुल उतार देनी है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा एकाएक मुसलमानी राज की प्रतिष्ठा के साथ इस मनोहर पुष्प या अशोक के पुष्प को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि लेखक ने किसे किसे यहाँ किसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो आप देखिए पहली ही लाइन जब हमने पढ़ा था कि इस पुष्प के प्रवेश और निर्गम दोनों को विचित्र नाटकीय व्यापार, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस पुष्प नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे अशोक के पुष्प। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेखक ने अशोक के पुष्पों का प्रवेश और निर्गम दोनों नाटकीय विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सरल है प्यारे बच्चे, गलती नहीं करेंगे। ये ऐसे होते हैं जो आपको भर भर के नंबर दिलाने वाले प्रश्न होते हैं, इनको आप छोड़ेंगे नहीं, इनको आप करके ही आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो भाई देखिए रेखांकित का मतलब होता है जिनके नीचे रेखा लगी होती है। तो ये देखिए ये 2 लाइनों पर रेखा लगी हुई, यानी इन 2 लाइन की केवल आपको व्याख्या करनी है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी है प्यारे बच्चे। तो व्याख्या से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। कालिदास के काव्यों में डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिख देंगे सुकुमारता है, इतना लिख देंगे। फिर नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या लिखना है। यानी आप थोड़ा सा एक बार मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, दूसरी बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, पेपर में आएगा तो आप छाप आइएगा। तो आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा कि प्रस्तुत अंश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सुंदरता के भार को लेकर अशोक का फूल प्रवेश करता था वह पहले कहाँ था। अर्थात वैसा जिस प्रकार कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक को स्थान दिया है, वैसा किसी दूसरे कवि ने नहीं दिया है। कालिदास के काव्यों में अशोक के फूल के प्रवेश में नई वधू के गृह प्रवेश के समान सुंदरता, पवित्रता और गरिमा है। तो ये बात बताई गई है। अब इस बार की व्याख्या मैं बता रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा और वही व्याख्या सेम छाप कर आइएगा। लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे प्यारे बच्चे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश करेंगे और लिख लेंगे प्रस्तुत अंश में हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के प्रवेश के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कालिदास ने अपने काव्य में अशोक के फूल को सर्वाधिक महत्व दिया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ दिखाई देता है, वैसा पहले किसी कवि के काव्य में दिखाई नहीं देता है। कालिदास के काव्य में अशोक के फूल के प्रवेश में नौ वधु के गृह प्रवेश के समान सुंदरता, गरिमा और पवित्रता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चे सभी इस तरीके से शानदार वीडियो को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि ऐसे शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहें। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चे अशोक के फूल के पहले गद्यांश को बहुत अच्छी तरीके से हल कर लिया है। मुझे यकीन है कि आप सब समझ गए होंगे और आप देख सकते हैं 2020 में, 22 में, 23 में लगातार रिपीट हुआ है तो ये आप इसको स्टार कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं गद्यांश नंबर 2 की तरफ। तो प्यारे बच्चे हम दूसरे गद्यांश पर पहुंच गए हैं। ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत क्या, आप इसको जितना स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये आपके पेपर में आएगा जरूर और आप देख सकते हैं कोई ऐसा पेपर नहीं है जब ये ना पूछा गया हो। हर वर्ष ये शानदार तरीके से पूछा गया है। तो इस चैनल पर अगर आप जुड़े हैं तो आप यकीन माने कि हिंदी आपकी बहुत शानदार है और आगे 18 फरवरी से पहले संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ा करके मॉडल पेपर आपको करा करके उसके बाद एग्जाम में आपको आशीर्वाद सहित भेजा जाएगा। आप वहां बिल्कुल यकीन माने कि बिल्कुल शानदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो जिसने प्यारे बच्चे ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो यकीन करे कि वो अपने साथ छल कर रहा है। अगर आप बेटा चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत शानदार हो तो जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें।
तो प्यारे बच्चे, आप गद्यांश नंबर 2 पे देखिए कितने शानदार तरीके से बार-बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका भी हम एक बार सरल अर्थ देखेंगे, सरल व्याख्या देखेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में हमको यही करने होते हैं प्यारे बच्चे। तो आइए पढ़ते हैं इसको। लेखक कहते हैं कि मुझे मानव जाति की दुर्दम, दुर्दम का मतलब जिसका दमन करना कठिन हो, तो इसको आप कठोर लिख सकते हैं। अगर आप पूरी बात लिखना चाहें तो दुर्दम का मतलब होता है जिसका दमन करना कठिन हो। ठीक है? बहरहाल आप यहाँ लिख लीजिएगा कठोर। निर्मम, निर्मम का लिख लीजिए कठोर। निर्दयी जिसे ममताहीन लिख सकते हैं आप। ममताहीन धारा के हजारों वर्षों का रूप, रूप मतलब स्वरूप, स्वरूप साफ दिखाई दे रहा है। लेखक इसमें बताना चाह रहे हैं कि आजकल का जो मनुष्य है वो बड़ा कठोर और बड़ा प्रेमहीन, ममताहीन हो गया है। वो है अपनी जीवन शक्ति के लिए अर्थात अपने जीने की इच्छा के लिए अगर उसे कुछ भी भुलाना पड़ रहा है तो आसानी से भूल जा रहा है। अगर उसे कुछ भी छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है? उसे किसी बात की परवाह नहीं, उसे केवल परवाह अपनी जीवन शक्ति की है, बस जिंदा रहने की इच्छा को है। उसके लिए चाहे उसे चोरी करनी पड़े, चकारी करनी पड़े या किसी की चापलूसी करनी पड़े या मतलब अपने किसी संस्कृति या कल्चर को मिटाना पड़े तो उसमें जरा भी संकोच नहीं करता है। तो यही बात इसमें लेखक बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य की जीवन शक्ति, अब जीवन शक्ति मतलब जीवन जीने की इच्छा या जीने की इच्छा भी आप कह सकते हैं। जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, निर्मम मतलब बड़ी कठोर है, बड़ी ममताहीन है, बड़ी निर्दयी है। तो इसमें आप समझिए कि मनुष्य की जीवन शक्ति भाई निर्दयी कैसे है, निर्मम कठोर कैसे, तो मैंने वही बताया कि संसार अब मतलबी हो गया है और संसार केवल अपने जिंदा रहने की, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, चाहे वो सभ्यता हो चाहे वो संस्कृति हो, उनका उपयोग करता है। अगर उसका स्वार्थ पूरा हो गया तो उन सभ्यता संस्कृति को भी वो भुलाता हुआ चला जाता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि यह सभ्यता और संस्कृति के विरथा, विरथा मतलब बेकार होता है। मोह मतलब आकर्षणों को रोदती मतलब भूलती हुई, रोदती मतलब भूलती हुई चली जा रही है। यानी मनुष्य की जो जीवन शक्ति है वो जो सभ्यता हमारी, जो संस्कृति रही, जो हमारा कल्चर रहा है, उसके जो शानदार आकर्षण थे उनको जब तक उससे उसका स्वार्थ पूरा हुआ तब तक उसके साथ जुड़ा रहा। जब उसको लगा कि उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो उसको भूलता हुआ आगे बढ़ रहा है और उसकी जो जीवन शक्ति है उन मोहों को, उन आकर्षणों को आगे भूलती हुई आगे बढ़ रही है। आगे लेखक कहते हैं ना जाने कितने धर्माचारों, अब धर्माचारों का मतलब धार्मिक आचरणों। जैसे आप देखिए कि भाई पहले धार्मिक आचरण था कि बच्चा परदेश जाता था या कोई भी गांव से परदेश जाता था तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जाता था और ये कामना करता था कि उनके आशीर्वाद से मैं वहां पर अच्छी कमाई करूंगा। लेकिन आज देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लोग आते हैं चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। विश्वास की बात की जाए तो विश्वास लोग करते थे कि भाई अगर हम बड़ों का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, बड़ों का पैर छूकर जा रहे हैं तो हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब तक उससे कामयाबी मिली तब तक वो ठीक है, उनको करते रहे, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों को उन्होंने भुला दिया। बात रही उत्सवों की, कोई भी उत्सव घर में लोग करते थे ताकि मेहमान आए, मेहमान आते थे तो ऐसा माना जाता था कि वो अपने साथ सुख लेकर आते हैं और घर से जब जाते हैं तो दुःख लेके चले जाते हैं। तो ऐसा मानकर वो उत्सव किया करते थे, लेकिन उन उत्सवों से जब तक उनका स्वार्थ पूरा हुआ तब तक उन्होंने निभाया और उसके बाद जब उत्सव से उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो खत्म कर दिया। आज बहुत सारे उत्सव नहीं मनाए जाते हैं ना घरों में। आगे कहा गया व्रतों, व्रतों मतलब अब व्रत रखते थे। व्रत मतलब एकादशी का व्रत रखा जाता था जिससे माना जाता था कि भाई क्या है कि इससे जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन आज तमाम तरह से लोग खुद ही डॉक्टर बन गए हैं, खुद ही लोग समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो कोई भी इन व्रतों का पालन नहीं कर रहा। तो ये कह रहे हैं कि कितने धार्मिक आचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती। अब धोती बहाती का मतलब यहाँ भूलती हुई या जीवन धारा आगे बढ़ी है। किसकी जीवन धारा? मनुष्य की जो जीवन धारा आगे बढ़ी है। आगे लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य संघर्षों से मतलब अपनी कठिनाई से, अपने कठिन परिश्रम से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, नई ऊर्जा को प्राप्त किया है। दिन प्रतिदिन मनुष्य विज्ञान के सहारे यहाँ पर नई-नई चीज़ों को, चंद्रमा पे जा रहा है और नई-नई चीज़ों को बना रहा है। तो वही कह रहे हैं लेखक कि संघर्षों से मनुष्य ने नई जीवन शक्ति को प्राप्त किया है। हमारे हमारे सामने समाज का जो आज रूप है, कहते हैं लेखक कि हमारे सामने समाज का जो रूप है, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है।
कहते हैं कि जो आज हमारे सामने समाज दिखाई दे रहा है, उसमें न जाने कितनी बातें ग्रहण की गई और न जाने कितनी बातें छोड़ दी गई। देश की और जाति की विशुद्ध, विशुद्ध मतलब पवित्र, विशुद्ध मतलब पवित्र संस्कृति की बात है। लेकिन आज कह रहे हैं लेखक, लेखक की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोगों को लगता है कि देश और जात की जो विशुद्ध संस्कृति है, वो केवल बातों में रह गई है, अब कुछ भी पवित्र उनको नहीं लग रहा है। केवल जब संस्कृति की बात करते हैं तो केवल बातों में पवित्र दिखाई देती है, बाकी आचरण में कोई उसको उपयोग में नहीं लाता। आगे लेखक कह रहे हैं कि सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अभिशुद्ध है। आज के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति में क्या है, मिलावट है। मिलावट मतलब अशुद्धि है, सब कुछ अविशुद्ध, अविशुद्ध मतलब अशुद्ध है। आगे लेखक कहते हैं शुद्ध तो केवल, यानी यहाँ लेखक व्यंग कर रहे हैं कि आज के मनुष्य को लगता है कि हमारी जो संस्कृति है उस सब में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए परिवर्तन भी हो रहा है। लेखक कहते हैं कि शुद्ध तो, यानी मनुष्य को लगता है कि शुद्ध यानी पवित्र तो केवल मनुष्य की दुर्दम जीविसा है। मनुष्य की जो जीने की, मनुष्य की केवल दुर्दम मतलब कठोर, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा है, वह गंगा की तरह अबाधित, अबाधित मतलब जिसको बाधा ना जा सके, अनाहत मतलब बिना रुके हुए, बिना रुके हुए अर्थात निरंतर बहने वाली धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। अब लेखक यहाँ गंगा के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जो गंगा है वो अपने साथ कुछ भी आप गंगा में बहा डालिए, वो अपनी बाधा रहित और बिना रुके निरंतर बहने वाली धारा में सब कुछ बहा ले जाती है, सब कुछ हजम कर जाती है। उसी प्रकार मनुष्य की जो जीवन शक्ति है, मनुष्य की जो दुर्दम जिजीविषा है, वो सब कुछ यानी भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को भूलने के बाद भी उसको लगता है कि वह मनुष्य की जो दुर्दम जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, वो पवित्र है, शुद्ध है। लेखक अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए इतनी बात कहते हैं प्यारे बच्चे। तो अब मैंने एक बार आपको सभी का सरल अर्थ और सरल व्याख्या बता दिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो नीचे के दिए गए प्रश्न है, अगर इनको हम कर ले जाएंगे तो आप यकीन माने कि आपको 10 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सटीक ऐसे ही आपके पेपर में आने वाला भी है प्यारे बच्चे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक का और लेखक का नाम बताइए। तो मैं पहले गद्यांश में बता ही चुका हूँ आपको। शीर्षक का नाम है अशोक के फूल और इसके जो लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मनुष्य की जीवन धारा किसको धोती बहाती आगे बढ़ी है? कुछ नहीं करना है, आपको देखना है धोती बहाती किस लाइन में आ रही है। तो आप देखिए यहाँ धोती बहाती आ रही है, तो आपको यही वाला उत्तर उतार देना है और बहुत कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चे। आपको लिखना पड़ेगा कि मनुष्य की जीवन धारा कितने धर्माचारों, विश्वासों, व्रतों को धोती बहाती आगे बढ़ गई है। इतना आपको एक सेंटेंस बना के ठीक तरीके से लिख देना पड़ेगा, तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। आपके जो भी प्रश्न वो गद्यांश में दिए होंगे उसका उत्तर आपके गद्यांश में ही होता है। ठीक है, अब दूसरा पूछा गया है दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दुर्दम मतलब यहाँ मैंने बताया था जिसका दमन करना कठिन हो, अर्थात कठोर लिख दीजिए। और अनाहत का लिख लीजिए बिना रुके हुए, अर्थात निरंतर बहने वाला, अर्थात निरंतर बहने वाला, ये आप लिख सकते हैं। तो दुर्दम मतलब कठोर हो जाएगा और अनाहत मतलब बिना रुके हुए, ठीक है, अर्थात निरंतर। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि मनुष्य ने नई जीवन शक्ति किस चीज से अर्जित की है। तो आप देखिए लाइन को पढ़िए तो कहाँ जीवन शक्ति की बात आ रही है। तो आप जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ इस लाइन में, इस स्टेंजा में पूरी जीवन शक्ति की बात की गई है। तो आपको लिख देना पड़ेगा कि मनुष्य ने नई जीवन शक्ति संघर्ष से अर्जित की है, संघर्ष से अर्जित की है। और आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल बात समझ में आ रही, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? बात समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे प्यारे बच्चे। अगला पद्यांश, सॉरी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है। तो व्याख्या मतलब जहां जो मैंने नीले से लिखा है वो रेखांकित है और इतने की व्याख्या आपको करनी है। थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, तो थोड़े थोड़े करके मिला करके बता आपको पूरी व्याख्या करनी है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो व्याख्या होगी वो रेखांकित की होगी, उसी की करना है, पूरे गद्यांश की नहीं करना है। तो पूरे गद्यांश की व्याख्या आप नहीं करेंगे। तो अब देखिए कुछ लाइनें हैं, तो एक बार हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे, 2 इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा क्योंकि एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ यहाँ है, तो आपको 2 बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। एक बार लिखेंगे मनुष्य की जीवन शक्ति डैश डैश करेंगे, बड़ी निर्मम है। फिर उसके बाद लिखेंगे शुद्ध तो केवल मनुष्य की, फिर डैश डैश करेंगे जीने की इच्छा है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो मैं एक बार व्याख्या बता रहा हूँ, समझ लीजिए और दूसरे बार की व्याख्या लिख लीजिएगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
प्रस्तुत अंश में लेखक मनुष्य की जीवन शक्ति को दुर्दम और अजेय बताते हुए कहते हैं कि, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर से समझ लीजिए। प्रस्तुत अंश में लेखक मनुष्य की जीवन शक्ति को दुर्दम और अजेय बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन शक्ति अत्यंत कठोर है और शक्तिशाली है। अत्यंत कठोर और थोड़ा सा जोड़ लेंगे, कठोर और शक्तिशाली है। अब थोड़ा सा आपको व्याख्या भी पूरी करने के लिए थोड़ा सा एक लाइन और आपको जोड़ देना पड़ेगा, ताकि कि क्यों कठोर है ये बात पता चल जाए। तो आपको थोड़ा सा ये वाली लाइन की भी व्याख्या कर देनी रहेगी। आप थोड़ा सा जोड़ के लिख देंगे कि यह धर्माचारों व्रतों और आज सभी बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई है। तो यहाँ तक आप लिख देंगे तो एक शानदार व्याख्या हो जाएगी। फिर आगे जो ये वाला लिखना है, ये वाली व्याख्या भी आपको करनी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मनुष्य की जीवन संस्कृति के अनुसार जो संस्कृति है वो सब कुछ में मिलावट है, केवल उसकी जो जीने की इच्छा है वही शुद्ध है, वही पवित्र है और वही क्या है, गंगा की धारा के समान सब कुछ समाहित कर लेने के बाद भी पवित्र दिखाई दे रही है। तो एक बार की व्याख्या मैंने आपको बता दी है, अभी इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ठीक तरीके से चीजें समझ में आए। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, और यही आप पेपर में छाप के भी आएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक ने मनुष्य की जीवन शक्ति को दुर्दम और अजेय बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीने की इच्छा अत्यंत कठोर और शक्तिशाली है। यह धर्माचार, व्रतों, विश्वास आदि सभी बाहरी बंधनों को तोड़ती हुई अर्थात भूलती हुई आगे बढ़ती रही है। मनुष्य के जीवन शक्ति के अनुसार सभी जात संस्कृतियों में मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है, केवल उसकी कठोर जीने की इच्छा शुद्ध है और वह सब कुछ हजम करने के बाद अर्थात सभी संस्कृतियों को नष्ट करने के पश्चात भी गंगा के धारा के समान पवित्र है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका क्या होगा, आपकी ये व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चे। इतना आपको पेपर में लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो दूसरा गद्यांश था, हमने एक एक करके सभी प्रश्नों को कर लिया और 10 नंबर जो आपको मिलने वाले थे प्यारे बच्चे, वो हमने ठीक तरीके से देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी और आप सभी जो प्यारे बच्चे हैं वो सब कुछ ठीक तरीके से समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रही होगी बात। तो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार हमने गद्यांश 2 को देखा। आइए चलते हैं अगले गद्यांश की तरफ। तो प्यारे बच्चे, हम तीसरे गद्यांश पर पहुंच गए हैं और ये भी गद्यांश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 2025 और 24 दोनों पेपरों में आया हुआ है। तो ये 26 में भी आप इसको स्टार कर लेंगे, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, इसकी सरल अर्थ की व्याख्या देखेंगे और उसके बाद नीचे की जो दिए हुए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि आपके लिए सारा वीडियो जितने भी डाले गए हैं चैनल पे सभी अमृत हैं, सभी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को मतलब भारत देश को महामानव समुद्र कहा है, यानी मानवों का बहुत बड़ा सागर कहा है। यह विचित्र देश है। विचित्र मतलब अद्भुत, है ना, चमत्कारी जिसे आप कह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि यहाँ असुर भी आए, यानी राक्षस भी आ गए। ठीक है, आर्य आए, आर्य पुरानी जातियों में से मानी जाती हैं। शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए और न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई। कहते हैं न जाने कितनी मानव जातियां आई और आज के भारतवर्ष को, आज के जो हम आज 2000 साल पहले की बात इस गद्यांश में कर रहे हैं, कह रहे हैं आज का जो भारतवर्ष है यानी 2000 साल बाद का जो भारत देश था उसको बनाने में अपना अपना हाथ लगा गई। अब हाथ लगा गई मतलब अपना योगदान दे गई। ठीक है, योगदान दे गई। लेखक कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीत नीत कहते हैं। हिंदू रीत, रीत मतलब नियम, है ना, नियम रिवाज जिसे कह सकते हैं। कहते हैं कि जिसे आज वो जो जातियां करके गई उस सबको क्या कहा जाता है, हिंदू रीत रिवाज कहा जाता है। वह अनेक आर्य और आर्यतर, आर्यतर मतलब आर्यों के अतिरिक्त जितनी भी जातियां, इसमें इसमें आर्य एक जाति थी, अब आर्य के बाद जो है वो सब क्या हो गई, आर्यतर मतलब आर्य के अतिरिक्त, और अतिरिक्त जातियों के उपादानों, उपादानों मतलब योगदानों का अद्भुत मिश्रण है। यानी लेखक इसमें बताना चाह रहे हैं
कि रविंद्रनाथ जी ने इस महामानव भारत को महामानव समुद्र कहा है। बहुत सारे मानुष इस देश में आए, बहुत सारी जातियां आई और सभी आज के भारतवर्ष को अपने बनाने में अपना योगदान दे गई। और जिसे आज हिंदू रीति रिवाज कहा जाता है, वह आर्य और आर्य के अतिरिक्त जो जातियां आई उनके योगदानों का अद्भुत मिश्रण है। यानी सभी ने कुछ ना कुछ इस देश को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। लेखक आगे कहते हैं कि एक पशु, एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। यानी इसमें बताना चाह रहे हैं कि चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, अपने साथ वो न जाने कितनी स्मृतियों स्मृतियों मतलब स्मृति भी कह सकते हैं, याद को लेकर और याद संबंधी कहानियों को लेकर हमारे सामने उपस्थित है। यानी हर एक की पशु की कहानी है भाई, अलग अलग जो पक्षी हैं उनकी कहानी, जैसे एक तोता है उसकी अपनी कहानी, कबूतर उसकी कहानी है, पशु में जैसे बैल है उसकी अपनी कहानी है, गाय चूहा है उसकी अपनी कहानी है ना। कोई ना कोई किसी ना किसी कहानी के साथ कोई ना कोई स्मृति लेकर हमारे सामने उपस्थित है। लेखक कहते हैं कि अशोक जैसे इनकी स्मृति है, उसी प्रकार अशोक की भी अपनी स्मृति है, अपनी याद है, अपनी परंपरा है, अपना रीति रिवाज है, सब कुछ है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्यों हमें मालूम है। लेखक कहते हैं कि भाई सबकी अपनी अपनी स्मृति है, सब हमें मालूम नहीं है, केवल हमें थोड़ा बहुत अशोक के बारे में मालूम है जो मैं बता रहा हूँ। तो एक बार मैंने सरल व्याख्या आपको बता दी है प्यारे बच्चे। अब इस बार की जब इन प्रश्नों को हम हल कर ले रहे हैं, अब इन प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान में ये रखना होगा कि जो गद्यांश में हमने पढ़ा उसी से प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न कहा गया है गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, तो बता दिया गया आपने, इसे पहले वाले गद्यांश में देखा ही है। तो उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम क्या है? अशोक का फूल, और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप लिख देंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया भारत में कौन कौन सी जातियां हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से जहाँ से जातियों का बात शुरू हुआ है वहां तक आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे भारत में असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए और न जाने कितनी मानव जातियां आई। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। या आप इतना भी लिख सकते हैं कि भारत में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष और गंधर्व जैसी जातियां आईं। तो इतना आप लिख देंगे तभी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? तो बहुत आसान है प्यारे बच्चे, रविंद्रनाथ ने क्या कहा है? भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो यही पूरी लाइन आपको उतार देनी है इसमें, ठीक है। संज्ञा मतलब नाम दिया है या क्या कहा है, तो आपको क्या ये इसमें ये वाली पूरी लाइन आपको उतार देनी है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो आप इतना लिख देंगे तो कितना आसान है ना, कितने सरल तरीके से आप चीजों को आप बता सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, भाई ये सबसे जरूरी बात होती है, प्रसंग। प्रसंग का मतलब इस जो गद्यांश है इसका निचोड़ क्या है, तो प्रसंग में बताया दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा और उसी को पेपर में आप छाप कराइएगा। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में भारत देश की जातीय विविधता, प्राचीन संस्कृति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यानी इस पूरे पाठ में भारतीय संस्कृति को ही तो बताया गया है, तो वही आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे प्रसंग, हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश में भारत देश की जातीय विविधता और प्राचीन संस्कृति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, यही आपका आशीर्वाद, आपका जो सपोर्ट है वो निरंतर आपके सहयोग के लिए मैं आपको आभार धन्यवाद देता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे निरंतर इस चैनल को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। अगला पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जिन पर रेखा लगी हुई, तो ये दो लाइन देखिए, नीले से मैंने लिख दिया है, लेकिन आपके पेपर में काले से ही आएगा, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेखा जरूर लगी रहेगी। तो जितना रेखा लगा है उसी की व्याख्या आपको करनी है। तो व्याख्या हेडिंग डालने से पहले हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, फिर डैश डैश करेंगे, वो हमारे सामने उपस्थित है, उपस्थित लिख देंगे, उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो एक बार की व्याख्या मैं समझा दे रहा हूँ और दूसरे बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, पेपर में आपको वही छाप करके आना है, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा अपने तरफ से पहले हम जोड़ करके लिखते हैं। क्या जोड़ के लिखते हैं? प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि, तो इसमें भी हम जोड़ेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में अशोक की महिमा का गुणगान करते हुए लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीत नीत कहते हैं,
वह आर्य और आर्य के अतिरिक्त दूसरी जातियों के योगदानों का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ एक एक पशु पक्षी और वृक्ष अनेक स्मृतियों को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ समझाना भी पड़ेगा, आगे बताना पड़ेगा। अर्थात इनमें भारतीय इतिहास की अनेक कहानियां छिपी हुई हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में कितना जानते हैं। आपको इतना जोर देना पड़ेगा तो आपका जो व्याख्या है बढ़िया हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से व्याख्या बता रहा हूँ, इस बार की व्याख्या आप सभी प्यारे बच्चे लिख लेंगे, और अगर ये गद्यांश आता है तो आप पेपर में छाप कर यही आएंगे। लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक भारत की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यों के अतिरिक्त दूसरी जातियों के योगदानों का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ के पशु पक्षियों और वृक्ष अनेक स्मृतियों को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अर्थात इनमें भारतीय इतिहास की अनेक कहानियां छिपी हुई हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने संस्कृति और परंपरा के बारे में कितना जानते हैं। इतना आपको लिख देना पड़ेगा और आपको उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार इस गद्यांश को भी हमने बहुत सरल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि ये भी गद्यांश आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। तो इस थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और पार्ट 2 में हम आगे बचे गद्यांशों को देखेंगे, उनको भी हल करेंगे और सरल तरीके से जानेंगे। ठीक है, आप सभी के अब तक मिले सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। बस आप सभी से निवेदन है कि इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहें, और जो अब तक आपने चैनल के लिए किया है उसके लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।